सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हो गए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी गाइस। तो प्लीज आप लोग नोट जरूर करिएगा एंड कोशिश करिएगा उसका रिविजन करने का। नोट करिए और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है रिविजन करिए गाइस। ये किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज आप रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को नोट करेंगे। तो नोट करिए और उसका रिवीजन करिए गाइज, ये अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सेट है गाइज आरआरबी एनटीपीसी का, वो है सेट 17। ये आपको ध्यान रखना है कि आज का हमारा कौन सा सेट है, तो 17 है आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का सेट जो है 17 चल रहा है गाइज। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वंश ने की है। तो आपको बताना है कि विजयनगर की स्थापना जो है वो किस वंश ने की है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुलु वंश ने, ऑप्शन बी संगम वंश ने, ऑप्शन सी सालू वंश ने, या ऑप्शन डी अराविडु वंश ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो किसने की थी, तो संगम वंश ने किए थे। और संगम वंश की किस शासक ने किया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की स्थापना जो है वो किसने किया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है गैस, इसने किया था। ये हरियर और बुक्का ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो किसने मिलकर की थी गैस, तो विजयनगर की स्थापना जो है वो संगम वंश के जो है हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है, ये दोनों भाई थे गैस, ये आपको ध्यान रखना है। हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि संगम वंश के थे गैस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी गैस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहे कि ये जो है हरियर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1336 में किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1336 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें कि विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पे गए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था। तो इसको याद रखिएगा कि विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी के तट पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि विजयनगर की जो है राजधानी कहाँ हुआ करती थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की राजधानी जो थी वो कौन थी गाइस, तो राजधानी इसकी जो थी विजयनगर की वो हम्पी जो है इसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान में अभी हम्पी कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक में। उसके बाद बात करते हैं गाइस संगम वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शासन काल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका उसके जो है संस्थापक कौन है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो संगम वंश का जो काल चला था वो कब से कब तक चला था, तो 1336 में जो है हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और कब तक चला था संगम वंश का गाइस, तो 1485 तक जो है इसका शासन काल चला था। ये आपको ध्यान रखना है, कब तक चला था, 1485 तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है संगम वंश के बाद जो है गाइस सालू वंश का शासन कहलाया गया। तो दूसरे नंबर पे किसने शासन किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे जो शासन किया था वो सालू वंश ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अगर शासन काल की बात करें सालू वंश की गए, तो ये आपको याद रखना है 1485 से लेकर कब तक था गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शासन काल था वो कब तक था, तो 1485 से लेकर 1505 तक जो था ये सालू वंश का शासन काल था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका शासन काल कब तक था गए, तो 1485 से लेकर जो है ये कब तक था गए, ये आपको ध्यान रखना है 1505 तक इसका शासन काल था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सालू वंश का जो है वो संस्थापक कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सालू वंश का जो संस्थापक था वो कौन था गाइस, तो नरसी सालू जो है इसका संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है कि नरसी सालू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है गाइस, सबको नोट करते हुए चलिएगा। तो नरसी सालू जो है इन्होंने ही गाइस इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने स्थापना की थी। तो नरसी सालू ने जो है इसकी संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसके संस्थापक थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सालू वंश के संस्थापक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सालू वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आया, तो सालू वंश के बाद जो है ये तुलु वंश का शासन आया। तो पहले नंबर पे जो है आपका संगम वंश का शासन था, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। यानी कि संगम वंश के भी संस्थापक कौन हुए, तो हरियर और बुक्का जो है इसके जो है संस्थापक हुए। नरसी सालू जो है ये सालू वंश के संस्थापक हुए। उसके बाद जो है किस वंश का शासन आया, तुलु वंश का शासन आया। और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो तुलु वंश के संस्थापक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीर सिंह। वीर सिंह जो है ये किसके संस्थापक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीर सिंह जो है
ये आपके तुलु वंश के संस्थापक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन है गाइस। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वीर सिंह जो है ये किसके संस्थापक है, तुलु वंश के संस्थापक है। यहाँ पे आप इसको संस्थापक लिख लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो इसके जो संस्थापक कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तुलु वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वीर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसके शासनकाल की बात करेंगे। तो तुलु वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलु वंश का जो शासनकाल था वो 1505 से लेकर के इसका जो है सालू वंश का शासनकाल 1505 में खत्म हुआ। उसके बाद जो है तुलु वंश का शासन आया। इन्होंने जो शासन किया वो 1505 से लेकर के कब तक किया, 1570 तक किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कब किया, 1505 से लेकर 1570 तक। अब बात करते हैं अराविडु वंश का। अराविडु वंश जो है ये सबसे अंतिम वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है कौन सा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतिम वंश था। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश कौन सा था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अंतिम वंश जो था वो अराविडु वंश था। अगर अब इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 1570 से लेकर, इसका शासनकाल कब तक था गाइस, तो 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसका शासनकाल कब तक था गाइस, तो 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक था। उसके बाद इसके अगर हम संस्थापक की बात करें कि इसके जो संस्थापक है वो कौन है गाइस, तो इसके जो संस्थापक है वो तिरुमल जो है इसके संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अराविडु वंश के जो संस्थापक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये जो है ये अराविडु वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो तिरुमल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके संस्थापक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी और ये जो है किस नदी के तट पे था। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर हम हरियर की बात करें कि हरियर का जो शासनकाल था, ये शासनकाल कब से कब तक था, हरियर और बुक्का ने मिलकर शासन किया। तो इसका जो है हरियर का शासनकाल कब तक था गाइस, तो इन्होंने जो शासन किया 1336 ईस्वी में जो है इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद जो है इसका शासन कब तक चला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1356 तक इसका शासन चला था। इसका शासन किसका कब तक चला था, 1356 तक। इसके बाद जो है किसके शासन में, तो बुक्का। तो हरियर प्रथम ने और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखिएगा कि हरियर जो था इस वंश का जो है शासक था, प्रथम शासक था। लेकिन अगर ये पूछे कि इसके समय जो है इन्होंने जो है होयसल को कब जीता था, तो 1346 ईस्वी में इसने होयसल को जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आपको लिखना है क्या कि हरियर ने जो है होयसल को कब जीता था गाइस, तो ये आपको ये हरियर प्रथम लिख देती हो गाइस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हरियर प्रथम ने जो है वो 1346 ईस्वी में किसको जीता था गाइस, तो ये ध्यान रखना है कि 1346 ईस्वी में जो है होयसल को जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। 1346 ईस्वी में होयसल को जीता था हरियर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में। गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि हरियाणा के किस जिले में, तो जिला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको याद रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्थापना की बात करेंगे गाइस। सो गाइस आपको याद रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो है स्थापना कब हुई थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा जो है इसे पक्षी विहार कब घोषित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो इसे घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सब लिखा रहेगा, नोट करते चलेगा। तो भारत सरकार द्वारा जो है इसे पक्षी विहार के रूप में कब घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत सरकार द्वारा जो है पक्षी विहार के रूप में जो इसे घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2009 में, ठीक है। तो पक्षी विहार के रूप में जो घोषित किया गया
पक्षी विहार के रूप में जो घोषित किया गया, पक्षी विहार के रूप में घोषित जो हुआ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पक्षी विहार के रूप में घोषित कब किया गया गाइस? तो यहाँ पे आप इसका ये लिख लीजिएगा 2009 में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कब घोषित किया गया, तो 2009 में जो है इसे पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, इस लाइन को सही से कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें भारत सरकार द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा भारत सरकार के द्वारा जो है वो पक्षी विहार के रूप में जो घोषित किया गया था गाइस, इस लाइन को सही से लिख लीजिएगा गाइस। 2009 में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, आपको बता दें कि यहाँ जो है 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को देखा जाता है गाइस। तो यहाँ पे जो है कितनी प्रकार की प्रजातियां जो है पक्षी जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है आपको 250 से अधिक प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी पक्षियों की। ये आपको ध्यान रखना है कि कितना 250 से अधिक जो है प्रजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कितना एकड़ में फैला हुआ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है ये कितना एकड़ में फैला हुआ है, तो ये है 1074 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। ये कितना एकड़ में फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1074 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1074 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है भिंडावास पक्षी अभयारण्य से जो है इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें इसकी स्थापना की 1986 में हुई थी, भारत सरकार द्वारा जो है इसे पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया 2009 में। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा में जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ 250 से अधिक प्रजाति आपको देखने को मिलेगी पक्षी की, और 1074 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कौन सा पक्षी विहार है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में जो है ये कौन सा पक्षी विहार है, तो करनाल करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है कौन सा पक्षी अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो है मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो गाइस मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है, तो मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तो मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गाइस कि कौन सा पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस गुजरात में। गुजरात में जो है हमारा कौन सा पक्षी अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में जो है ये हमारा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका जो है गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो है वो निम्न में से क्या होता है। तो आपको बताना है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी संक्रमण से लड़ना, या ऑप्शन डी लाल रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, संक्रमण से लड़ना जो है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये किसका काम होता है गाइस, तो ये आरबीसी का काम होता है। आरबीसी का काम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है ये किसका काम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आरबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना जो है ये कौन करता है गाइस, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाता है। ये आपको पता होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के, ठीक है, वी मतलब क्या हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के का जो काम होता है वो क्या होता है गाइस, तो विटामिन के का जो काम होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना। उसके बाद है अगर हम बात करते हैं लाल रक्त प्रदान करना, लाल रंग जो है वो कौन प्रदान करता है, आप लोगों को पता होगा। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग क्या दिखता है गाइस, ये आपको पता होगा। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का रंग जो है क्या दिखता है गाइस, लाल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको पता चल गया कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है गाइस, संक्रमण से लड़ना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे गाइस कि श्वेत रक्त कोशिका जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वैज्ञानिक नेम है
ल्यूकोसाइट जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका जो का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो वैज्ञानिक नेम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोसाइट जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोसाइट जो है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक नेम इसका क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक नाम जो है श्वेत रक्त कोशिका का ये है ल्यूकोसाइट। उसके बाद बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका का जो है ये निर्माण कहाँ होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो है ये निर्माण कहाँ होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका की मृत्यु के बारे में, निर्माण तो होता है इसका जो है ये कहाँ होता है guys? ये आपको पता होगा कि ये जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अब बात करेंगे इसकी मृत्यु के बारे में, तो इसकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है, तो इसकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में होती है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की मृत्यु जो है ये कहाँ होती है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, तो रक्त में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की मृत्यु होती है। अब बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका में जो है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये केंद्रक उपस्थित किसमें होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक जो है उपस्थित होता है और किसमें, श्वेत रक्त कोशिका में जो है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो है केंद्रक उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो है गाइस क्या याद रखना है आपको कि इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि रक्त में जो उपस्थित एंटीबॉडी और एंटीजन होता है उसके अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एरेनियोलॉजी या ऑप्शन डी सीरोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो उत्तकों के अध्ययन को जो है ये क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो उत्तकों का जो अध्ययन कहलाता है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है, तो उत्तकों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, ये उत्तकों का अध्ययन। उसके बाद बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैंसर का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑन्कोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में। तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है और जो ऑन्कोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन्कोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं एग्नियोलॉजी, ये जो है किसका अध्ययन कहलाता है, इसे आपको ध्यान रखना है, मकरों का अध्ययन। मकरों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो मकरों का जो अध्ययन कहलाता है वो एनियोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मकरों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो एनियोलॉजी जो है ये मकरों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है एंटीबॉडी और एंटीजन जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है, इसका अध्ययन जो है सीरोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं हमसे कि निम्न में से कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना है कि वसा के पाचन में जो है कौन सा रस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके ऑप्शन है पीत रस और लाल रस, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है अग्नाशय रस और पीत रस, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है अग्नाशय रस और लाल रस, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वसा के पाचन में जो है अग्नाशय रस और पीत रस जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद करते हैं पीत रस जो होता है ये कहाँ, इसका स्राव जो है ये कहाँ से होता है guys? तो पीत रस का जो स्राव होता है वो यकृत से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अग्नाशय की बात करें guys, तो ये जो है ये अग्नाशय रस जो है ये किससे स्रावित होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय रस जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय जो है ये किससे स्रावित होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है। तो अग्नाशय जो है अग्नाशय रस जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सा रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस जो है ये यकृत से स्रावित होता है और अग्नाशय रस जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है।
अब बात करते हैं पीत रस के बारे में गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस में जो है, इसमें जो है क्या होता है, पीत रस में इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि पीत रस के हम बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पीत रस में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है, पीत रस में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम अग्नाशय रस की बात करेंगे तो अग्नाशय रस में जो है एंजाइम पाया जाता है, और इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अग्नाशय रस में जो है क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो अग्नाशय रस में जो है, इसमें जो है एंजाइम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है guys, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय रस में जो है इसमें एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो पीत रस में जो है इसका एंजाइम एंजाइम जो है किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता, लेकिन अग्नाशय रस में जो है ये पाया जाता है। आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, उसका जो है इसका स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय रस जो है स्रावित होता है अग्नाशय से, और पीत रस जो है वो स्रावित होता है यकृत से। अब बात करते हैं कि अग्नाशय रस में जो है कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अग्नाशय में जो है सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आपको याद रखना है कि लाइपेज लाइपेज जो है ये किसमें पाया जाता है, तो अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है इमाइलेज इमाइलेज भी जो है ये किसमें पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमाइलेज भी जो है, एमाइलेज भी एंजाइम भी जो है ये किसमें पाया जाता है, ये अग्नाशय रस में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो लाइपेज है ना, ये वसा को पचाने में हमें मदद करता है। लाइपेज का जो है ये वसा का पाचक जो है एंजाइम है। ठीक है, तो लाइपेज जो है ये वसा का पाचक एंजाइम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये क्या करता है, तो ये भोजन को पचाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भोजन पाचन में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन पाचन में मदद कौन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन पाचन में जो मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तिलहन उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो आपको बताना है कि तिलहन क्रांति जो है वो कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीली क्रांति से, ऑप्शन बी लाल क्रांति से, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति से, या ऑप्शन डी नीली क्रांति से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तिलहन उत्पादन जो है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इस क्रांति की जो है शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले जो है ये इसकी शुरुआत के बारे में बात करेंगे। तो पीली क्रांति की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि पीली क्रांति की जो शुरुआत है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1986 में जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि 1986 में। और ये चली कब तक थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1987 तक ये चली थी, आपको ध्यान रखना है ये कब तक चली थी, 1987 तक। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि पीली क्रांति का जो है ये जनक कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीली क्रांति की जो है ये जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीली क्रांति के रूप में जो है ये सैम पित्रोदा को जो जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसे जाना जाता है पीली क्रांति के जनक के रूप में गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैम पित्रोदा के रूप में जो है किसे जाना जाता है, ये पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो क्रांति हुई थी ये क्रांति क्यों हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना जो है इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है क्या उद्देश्य था गाइस, तो तिलहन उत्पादन को जो है इसका बढ़ावा देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है कि तिलहन उत्पादन को जो है बढ़ावा देना जो है इसका जो है प्रमुख ये था, ये आपको ध्यान रखना है, इसे आत्मनिर्भरता बनाना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कौन कौन सा था गाइस, तो ये था तिलहन उत्पादन। अगर हम बात करते हैं गाइस कि तिलहन उत्पादन में जो है आपका कौन कौन सा आ गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तिलहन उत्पादन में जो है आपका कौन कौन सा हो गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जिस तरीके से मैं इसमें जो है सारे इसको दी हुई है, जैसे आपका अलसी हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, उसके बाद बात करते हैं मूंगफली हो गया, ये सब जो है तिलहन में आता है। तो अगर हम बात करें कि तिलहन के क्षेत्र में तिलहन में आपका कौन कौन सा फसल आएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तिलहन में जो आपका फसल आएगा वो कौन कौन सा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मूंगफली ये जो है ये आपका तिलहन का फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। जिससे तेल आपका निकलता हो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मूंगफली आपको याद रखना है। उसके बाद
आपको याद रखना है सोयाबीन हो गया, ठीक है। सोयाबीन के बाद आपको यह ध्यान रखना है, सोयाबीन के बाद आपका कौन सा हो गया, तिलहन की फसल में आपको याद रखना है, जिसमें आपका हो गया सरसों हो गया। ये सारी फसल को जो है बढ़ावा देना था इसका मुख्य उद्देश्य पीली क्रांति का। सरसों हो गया, अलसी हो गया, तो इस सारी फसल को जो है इसका मुख्य उद्देश्य था इसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, झींगा और उसके बाद आपको याद रखना है प्याज। ये किससे संबंधित है गाइस, तो झींगा और प्याज उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो झींगा और प्याज से जो है ये आपकी गुलाबी क्रांति संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें लाल क्रांति, लाल क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाल क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपका टमाटर से के उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल क्रांति किससे संबंधित है गाइस, तो टमाटर उत्पादन से आपको कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टमाटर उत्पादन से जो है ये आपका जो है लाल क्रांति संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति से कौन सा ये संबंधित है गाइस, तो आप सभी को पता होगा कि मत्स्य पालन से जो है ये कौन सा संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य पालन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी क्रांति है, ये नीली क्रांति है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति के जो है जनक कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीली क्रांति के जो जनक है वो कौन है, तो अरुण कृष्ण जो है ये नीली क्रांति के जनक है, आपको ध्यान रखना है कि नीली क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि अरुण कृष्ण जो है ये नीली क्रांति के जनक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अरुण कृष्ण जो है ये किसके जनक है, तो नीली क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी क्रांति के जो जनक है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी क्रांति के जो जनक है वो है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जो है ये किस क्रांति के जनक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दुर्गेश पटेल जो है ये किस क्रांति के जनक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दुर्गेश पटेल जो है ये गुलाबी क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गेश पटेल जो है ये किसके जनक है, तो दुर्गेश पटेल जो है ये गुलाबी क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में जो है कौन सी मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है गुजरात में। उसके बाद हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज मंदिर जो है ये आपके उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो है ये कौन सी मंदिर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमारा कौन सा मंदिर स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो है दिलवारा जैन मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिलवारा जैन मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दिलवारा जैन मंदिर जो है ये जो है राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि कौन से राज्य में कौन सा मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी झील है, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सी झील है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोलामू झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, या ऑप्शन डी लोनार झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन झील इज द करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी झील है, ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी लैगून झील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे कि ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ये ना महानदी के मुहाने पर भी स्थित है, ठीक है। तो चिल्का झील जो है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो आपको दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चिल्का झील जो है ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो महानदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी के मुहाने पर स्थित कौन सा झील है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महानदी के मुहाने पर जो स्थित है वो कौन सा झील है, ये चिल्का झील स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है महानदी के मुहाने पर।
उसमें बात करते हैं गाइस लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये क्या है गाइस, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है लोकटक झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो लोकटक झील है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी झील जो है पूर्वोत्तर भारत की वो है लोकटक झील। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है लोकटक झील से। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस ये मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से राज्य में गए, तो लोकटक झील जो है ये आपके मणिपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और ये किस राज्य में स्थित है गए, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चोलामू झील के बारे में गए, तो ये आपको बात करेंगे कि ये किस राज्य में स्थित है गए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चोलामू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चोलामू झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि चोलामू झील जो है ये कहाँ स्थित है गए, तो ये सिक्किम पर स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है चोलामू झील से गए कि ये जो है ये सबसे ज्यादा जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि चोलामू झील जो है ये सबसे ज्यादा यानी कि अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, इससे आपको ध्यान रखना है कि अधिक ऊंचाई पर जो झील स्थित है वो कौन सा है, तो चोलामू झील जो है ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, इससे आपको ध्यान रखना है अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो है चोलामू झील। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कि तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो किस झील से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो चोलामू झील से है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये किस झील से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता नदी का जो है उद्गम जो है ये किस झील से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता नदी का जो उद्गम है ये आपके जो है चोलामू झील से है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी झील से गए तीस्ता नदी का उद्गम, तो चोलामू झील से जो है तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है लोनार झील के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि लोनार झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लोनार झील का जो है निर्माण जो हुआ है ये ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील का जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो है किस झील का निर्माण हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो है किस झील का निर्माण हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो है ये किस झील का निर्माण हुआ है, लोनार झील का निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से जो है इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी ओम मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये ओम मीटर होता है। ठीक है, उसका जो है ओम जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोल का जो है ये किसका एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है वो कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है ये कौन है गाइस, मोल है। ये आपको ध्यान रखना है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मोल। ये आपको ध्यान रखना है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन है, मोल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये कैंडेला जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है गाइस, ये कैंडेला होता है। ये आपको ध्यान रखना है प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है ये कैंडेला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्न में से सिंधु नदी कितने देश से होकर बहती है। तो आपको बताना है कि सिंधु नदी जो है वो कितने देशों से होकर बहती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 देशों से, ऑप्शन बी 3 देशों से, ऑप्शन सी 5 देशों से, या ऑप्शन डी 4 देशों से। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी जो है वो कितने देशों से होकर बहती है गाइस। तो सिंधु नदी जो है ये टोटल जो है 3 देशों से होकर बहती है। और कौन कौन से देश है जिससे होकर ये बहती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये भारत, ये कौन से 3 देश से होकर बहती है। तो पहले आपको याद रखना है भारत। फिर जो है इसका जो है तिब्बत से जो है इसका उद्गम होता है, ये आप सभी को पता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है। तो तीसरा जो है वो आपका कौन सा देश हो गया, चीन हो गया। और जो आपका तीसरा जो है, दूसरा आपका चीन हो गया, और तीसरा जो है ये कौन सा हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ है अभी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी जो है ये 3 देशों से होकर बहती है। आपको ध्यान रखना है, ये जो है यही 3 देश से होकर बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान होते हुए जो है ये बहती है। और कहाँ गिर जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है गाइस, इसका जो मुहाना होता है ये कहाँ होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरब सागर में जो है ये गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी की जो है वो कितनी सहायक नदी है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की जो है 5 सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी की जो है 5 सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी नदी है जो उसकी 5 सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी का। तो आपको याद रखना है, पहला जो सहायक नदी है वो है झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी जो है ये क्या है guys? ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद झेलम के बाद आपको याद रखना है चिनाब नदी। चिनाब नदी भी जो है ये सिंधु की जो है सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है, तीसरा में आपको कौन सा हो गया गाइस, रावी हो गया। रावी भी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और जो है और कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है व्यास, ठीक है। तो ये 5 नदी जो है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है गाइस। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, जिसे जो है आप कम समय के लिए दोबारा ले सकते हैं या दोबारा उसका ये कर सकते हैं गाइस, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि कम समय के लिए आप उसको भर सकते हैं गाइस, वो क्या होता है गाइस, नवीकरणीय संसाधन होता है। और जो अनवीकरणीय संसाधन आपने सुना होगा, अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका भंडार सीमित होता है। यानी कि अगर इसका नवीकरणीय भंडार जो है इसका असीमित भंडार होता है। आप एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आपको ध्यान रखना है कि नवीकरणीय संसाधन यानी कि इसका जो है असीमित भंडार होता है। यानी कि इसमें कोई सीमित नहीं होता है, आप जितना चाहे कम समय के लिए आप इसे कर लेते हैं। तो इसका जो है नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, असीमित भंडार, ठीक है। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है सीमित भंडार, ठीक है। ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं guys, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सूर्य की रोशनी, या ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सूर्य की रोशनी जो है आप एक बार इसका ये भर लेते हैं, कोई भी भंडार में इसको सीमित करते हैं, तो उसके बाद जो है आप दोबारा सूर्य की रोशनी का जो है आप चाहे तो अगर आपको उपयोग करना है तो आप दोबारा सूर्य की रोशनी को जो है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोयला जो है एक बार जल जाने के बाद जो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर पेट्रोलियम की बात करें तो बहुत समय लग जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, इसे भी लगने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये सब जो है ये अनवीकरणीय हो गया, ठीक है। तो होपफुली मैं आपको समझा पाई होंगी नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा है जो कि है आपका नवीकरणीय है संसाधन है, यानी कि कौन कौन सा ऊर्जा है जो कि आपका नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे आपका पहला हो गया सूर्य की रोशनी, इसे जो है दोबारा इसका ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, नवीकरणीय हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी जो है ये आपका कौन सा है गैस, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है पवन ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद पवन ऊर्जा के बाद आपको याद रखना है गैस कौन सा ऊर्जा हो गया, बायोगैस। बायोगैस भी जो है ये आपका कौन सा गैस, ये आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस भी जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बायोगैस आपका कौन सा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया गैस, तो आपको याद रखना है भूतापीय।
भूतापीय ऊर्जा जो है ये भी आपका जो है नवीकरणीय ही हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। भूतापीय ऊर्जा जो है ये कौन सा हो गया? भूतापीय ऊर्जा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपका कौन सा ऊर्जा हो गया? ये हो गया नवीकरणीय, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है भूतापीय के बाद जो है कौन सा ऊर्जा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है भूतापीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो है ये कौन सा ऊर्जा हो गया गाइस? ये सब नवीकरणीय हो गया। उसके बाद अगर हम अनवीकरणीय की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनवीकरणीय आपका कौन कौन सा हो गया? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है अनवीकरणीय में जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद निम्न में से किस वंश ने शासन किया? तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश है जिसने शासन किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश या ऑप्शन डी लोधी वंश। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत पे जो की टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत में जो है ये टोटल जो है 5 राजवंशों ने शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से राजवंश है जिन्होंने शासन किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने राजवंशों ने शासन किया। तो आपको याद रखना है कि 5 जो है राजवंशों ने जो है इस पे शासन किया, और वो उनके नाम जो है वो कैसे कैसे उनका क्रम है ये आपको बता रही होगा। तो इसका जो है मैं क्रम में आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया था वो किसने किया था गाइस? तो सबसे पहले जो शासन किया था, पहले जो शासन किया था वो किसने किया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश। गुलाम जो है वो पहले शासन किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है खिलजी वंश जो है ये कितने नंबर पे शासन किया था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पे जो शासन किया था वो किसने किया था गाइस? खिलजी वंश ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपको कौन सा वंश का शासन था गाइस? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था वो कितने नंबर पे था गाइस? तो पहले पे जो है ये गुलाम वंश था, दूसरे पे खिलजी वंश था, उसके बाद आपको याद रखना है तीसरे तीसरे पे जो है किसने शासन किया था गाइस? तीसरे पे जो है शासन किया था वो तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने जो है ये किस पे शासन किया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि तुगलक वंश के द्वारा जो शासन किया गया था वो तीसरे नंबर पे जो है तुगलक वंश ने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है चौथे में जो है किसने किया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि चौथे नंबर पे जो शासन किया था वो सैयद वंश ने, और 5वें नंबर पे जो शासन किया था वो किसने किया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। 5वें पे जो शासन किया था वो लोधी वंश ने। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि तुगलक वंश के बाद जो है वो किस वंश का शासन है? तो तुगलक वंश के बाद जो है या फिर तुगलक वंश से पहले किस वंश का शासन था? तो खिलजी वंश का, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। तुगलक वंश जो है ये आपका तीसरे नंबर पे। इसके बाद किसका शासन आएगा? सैयद वंश का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्रम वाइज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं आपसे तुगलक पूछ ले। आपके गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन आया या खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन आया, तो ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक जो है वो किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु क्रमांक जो है वो किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है ये क्या कहते हैं गाइस? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार जो है वो दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद है जिसमें बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन ए आपसे कह रहा है अथर्ववेद, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है सामवेद, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है यजुर्वेद, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है ऋग्वेद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बीमारियों के उपचार के बारे में जो है ये किस वेद में जो है दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है अथर्ववेद में दिया गया। अथर्ववेद में जो है इसमें मुख्य रूप से आपका क्या क्या दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में जो है ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जादू के बारे में बताया गया अथर्ववेद में। उसके बाद आपको याद रखना है जादू, उसके बाद आपको याद रखना है जादू टोना, तंत्र मंत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है। उसका जादू टोना हो गया, आपका तंत्र मंत्र जो हो गया ये किसमें हो गया गाइस? ये अथर्ववेद में हो गया, जादू टोना तंत्र मंत्र। उसके बाद
आपको याद रखना है हवन, ये सब के बारे में जो है ये किस वेद में मिलता है गाइस, हवन। उसके बाद आपको याद रखना है विभिन्न प्रकार का जो वर्णन जो मिला गया ये किसमें मिला गया, अथर्ववेद में मिला गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अथर्ववेद से आपको याद रखना है कि ये जो है ये सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद जो है ये कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे नया वेद है ये आपका जो है अथर्ववेद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ये किससे संबंधित है, ये तो यज्ञ, यज्ञ से संबंधित हो गया या विधि विधानों से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है, यज्ञ हो गया या फिर विधि विधानों से जो संबंधित जो है वो कौन सा वेद है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो विधि विधानों से जो संबंधित वेद है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपका यजुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें गाइस, तो सामवेद जो है ये आपका किसे, तो सामवेद की ना है आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे जो है संगीतों का वेद कहा गया। इसे कौन सा वेद कहा गया गाइस, ये आपको याद रखना है कि सामवेद को जो है संगीतों का वेद कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद को किसका वेद कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है संगीतों का वेद जो है वो किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सामवेद की जो है इसकी 2 शाखा है, ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद की कितनी शाखाएं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामवेद की जो है टोटल 2 शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी शाखाएं हैं, सामवेद की 2 शाखाएं हैं। पहला आपको याद रखना है कौन सी शाखा है, तो पहला आपको याद रखना है कि कैथुम, पहली कौन सी शाखा है सामवेद की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला आपको याद रखना है कैथुम। और दूसरी जो शाखा का नाम है वो क्या है गाइस, तो ये है जैमिनी, ठीक है। तो 2 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथुम और जैमिनी जो है ये सामवेद की 2 शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्रों का वेद जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्रों का वेद जो कहा गया ये ऋग्वेद को कहा गया, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रों का वेद जो है ये किसे कहा गया, ये ऋग्वेद को कहा गया। और ऋग्वेद जो है ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो है ये आपका प्राचीन वेद है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद आपको कौन सा वेद है गाइस, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई है। तो आपके ऑप्शन है 1954 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1965 में, या ऑप्शन डी 1952 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2023 में जो है साहित्य पुरस्कार किसे मिला गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2023 में जो 2023 में जो मिला है वो किसे मिला है, आपको ध्यान रखना है। 2023 में जो मिला है ये संजीव कुमार को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2023 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ये किसे मिला गया, तो आपको ध्यान रखना है 2023 में जो है वो किसे मिला गया, तो संजीव कुमार को मिला है। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 में संजीव कुमार को मिला। और किस लिए मिला गया ये आपको ध्यान रखना है, तो संजीव कुमार को मिला है मुझे पहचानो उपन्यास को लेकर जो है मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो मिला है ये किस क्या मिला गया, तो मुझे पहचानो, मुझे पहचानो जो उपन्यास है ना, इस वजह से जो है इन्हें मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पहचानो उपन्यास है, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पहचानो जो है ये एक उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी वजह से जो है इन्हें साहित्य अकादमी 2023 में मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संजीव कुमार को, ठीक है। मुझे पहचानो एक उपन्यास है। उसके बाद हम बात करते हैं 1965 में, 1965 में जो है किस पुरस्कार की शुरुआत हुई गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना। और ये सबसे पहले मलयालम लेखक को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे मिला था गाइस, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहले मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है मलयालम लेखक को। जो जबकि इसकी शुरुआत कब हुई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसकी जो शुरुआत हुई है ये हुआ है 1965 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस 1969 यानी कि 1969 में, 1969 में जो है ये किसकी शुरुआत हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1969 में जो शुरुआत हुई है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1969 में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये की शुरुआत कब हुई है, तो ये हुआ है 1969 में, यानी कि 1969 में। जो कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है इसे आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है ये जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं 1952 में, 1952 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था की शुरुआत हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1952 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत
शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1952 में हुई है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये किस में दी जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो दिया जाता है गाइस, ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है संगीत के क्षेत्र में जो दिया जाता है ये दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों का संवहन उत्तक है। तो आपको बताना है कि कौन है जो पौधों का संवहन उत्तक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी स्टील या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो है संवहन उत्तक होता है जो कि फ्लोएम होता है और जाइलम होता है, यानी कि जो संवहन उत्तक उसे कहते हैं जो कि पौधे में जो है पानी, पोषक तत्व, प्रकाश संश्लेषण जो उत्पादकों का परिवहन करता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, उसे हम जो है ये संवहन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें संवहन जो है वो कितने होते हैं, जो आपको याद होगा कि जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। लेकिन गाइस ये स्टील कैसे होगा, तो गाइस ये स्टील होता है, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो स्टील है ये जड़ या तने का मध्य भाग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टील क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जड़ या फिर तने का जो है मध्य भाग होता है। जड़ या तने का जो है ये मध्य भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टील क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जड़ या तने का जो मध्य भाग होता है ना, ये जो है ये स्टील होता है, ठीक है। इसे स्टील कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है जड़ और तने का मध्य भाग होता है, जिसमें जो है जिसमें संवहन उत्तक जो आपका जो है जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। ये स्टील में जो है ये आपका क्या होता है गाइस, ये जड़ तने का मध्य भाग होता है और इसी मध्य भाग में जो है क्या होता है आपका गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसी मध्य भाग में जो है ये आपका जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है। तो इसी मध्य भाग में जो है क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसी मध्य भाग में जो है आपका कौन सा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसी मध्य भाग में जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, इसी वजह से जो है इसमें भी संवहन होता है, तो ये भी संवहन उत्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से स्टील भी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी जगह बहुत लोग गलती कर देते हैं और सोचते हैं कि स्टील तो एक धातु है, इस हिसाब से इसको मतलब गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना है मध्य भाग जो है ये जाइलम और फ्लोएम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जड़ या तने का जो मध्य भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जड़ या तने का मध्य भाग जो है ये स्टील कहलाता है और इसी मध्य भाग में तो है जाइलम और फ्लोएम जो है होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी मध्य भाग में जो है क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। उसके बाद इसी वजह से ये भी संवहन उत्तक हो गया, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर में सारा रक्त जो है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है गाइस, तो शरीर में जितना भी रक्त होता है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र के लेखक जो है वो कौन है। तो आपको बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी विशाखा दत्त या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंचतंत्र के लेखक जो कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि विष्णु शर्मा जो है ये ये जो है ये पंचतंत्र के लेखक। उसके बाद बात करते हैं गोदान। गोदान जो है ये किनकी रचना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदान जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये प्रेमचंद की रचना है। तो इन्होंने गोदान की रचना की थी। उसके बाद आपको याद रखना है गबन की रचना जो है किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गबन की रचना भी जो है ये प्रेमचंद ने किया था। उसके बाद आपको याद रखना है कर्म भूमि, कर्म भूमि हो या फिर रंग भूमि हो, इसकी रचना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्म भूमि हो या फिर रंग भूमि हो, ये इसकी रचना किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। उसके बाद विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस की रचना जो की थी वो किसने किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुद्रा राक्षस की रचना जो की थी वो विशाखा दत्त ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है विष्णु शर्मा के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो पंचतंत्र लिखी गई थी। हम बात करते हैं कलहन के द्वारा। कलहन के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज तरंगिणी पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी गाइस, तो राज तरंगिणी पुस्तक लिखी जो थी वो कल्हण ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन ए देशबंधु, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी लोकनायक या ऑप्शन डी गुरुदेव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लोकमान्य के जो है नाम से जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देशबंधु के नाम से जो है वो कौन प्रसिद्ध है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि चित्तरंजन दास जो है ये किस इनका जो है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि चित्तरंजन दास जो है ये किस नाम से प्रसिद्ध है गाइस? तो देशबंधु के रूप में किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस लोकनायक। लोकनायक को जो है ये किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है ये किसी रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जयप्रकाश नारायण का जो है अन्य नाम जो है क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण को जो है किस रूप में जाना जाता है जगह किस अन्य नाम से? तो लोकनायक के नाम से। गुरुदेव के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुरुदेव के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाते हैं कौन गैस? ये आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुदेव के नाम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ यानी कि गुरुदेव के नाम से जो है वो किन्हें जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो आपको बताना है कि गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कितनी बार बने थे। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी चार बार या ऑप्शन डी तीन बार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो एक बार बने थे, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको ध्यान रखना है कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी आपको ध्यान रखना है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने जो है ये बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको ध्यान रखना है बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये इन्होंने सिर्फ एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि एक बेलगाम अधिवेशन था। अगर बात करती है बेलगाम अधिवेशन जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1924 में जो है ये अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है 1924 में। तो गाइस ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट 17 जो है आज का समाप्त होता है गाइस। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है वो पता थे, यानी कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।